सुप्रभात, नमस्ते, आदाब। बच्चों, आप लोग घर में हैं, रोज़ पढ़ाई हो रही है, अलग अलग विषयों के शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किताबें हैं। मैं जानबूझकर यहाँ बैठा हूँ क्योंकि मुझे किताबों से संबंधित एक नज़्म आपको सुनाना है। उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा। अभी आप ऊब जाते होंगे कभी कभी, मैथ्स का आ रहा है, साइंस का आ रहा है, मम्मी मैं नहीं पढ़ूँगा, मुझे ये खेलना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, बहुत तरह की बातें। मैंने सोचा कि आपका परिचय थोड़ा किताबों से करा दूँ। अब ज़माना किताब का नहीं है, अब तो कंप्यूटर का है, मोबाइल का है, इसी में हमारा मन लगा रहता है। एक समय था कि किताबें ही हमारी दुनिया होती थी। गुलजार साहब की बहुत बड़े फनकार हैं, देश के बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं, ऑस्कर अवार्ड विनर हैं। गुलजार साहब मेरे पसंदीदा नगमा निगार हैं। मैं उनकी कविताओं को, उनकी नज़मों को अक्सर पढ़ता हूँ, आपको सुनाता हूँ कक्षा में भी। आज इसी बहाने सुनाता हूँ किताबों के बारे में उन्होंने क्या कहा। मैं भी कह रहा हूँ, मेरी वही बात है, क्योंकि वो जो कहते हैं वो सबकी बात होती है, सबकी बात होती है। आपकी बात भी होगी या आपके माता पिता की बात होगी। वो देखिएगा। आइए एक नज़्म से शुरुआत करें। नज़्म कहते हैं, हिंदी में कविता होती है, उर्दू में नज़्म। कुछ शब्द आएंगे उर्दू के, मैं उसकी हिंदी आपको बताऊंगा। आप ऐसा नहीं है कि आप बोर होंगे या फिर आपको समझ में नहीं आएगा समझ में। मैं शुरू करूं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थीं, अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थीं, अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी। एक समय था, किताबें पूरा जीवन का गीत सुनाती थी, जीवन को जीने का संगीत सुनाती थी किताबें। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके जो रिश्ते वो सुनाती थी वो सारे उधरे हैं। जो रिश्ते वो सुनाती थी वो सारे उधरे हैं। कोई सफ़ा पलटता हूँ, सफ़ा कहते हैं पन्ना को, पेज को। कोई सफ़ा पलटता हूँ तो एक सिसकी निकलती है। कोई कई लफ्ज़ों के माने गिर पड़े हैं। शब्दों के मतलब, उसके मूल्य, कई लफ्ज़ों के माने गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं होता। ज़बां पर, देखिए कितनी अच्छी बात है, ज़बां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का। जब हम लोग पेज पलटा करते थे तो ज़बां पर, इससे हम लोग टच करके फिर पेज को पलटते थे, पन्ने को पलटते थे। उसी को कह रहे हैं, ज़बां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का। ज़बां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से गुजरती है। अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। आपने एक झपकी लिया, क्लिक किया, आ गई। ज़बां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। किताबों से जो जाती राब्ता था,
किताबों से जो ज़ाती राब्ता था वो कट गया है। माफ़ कीजिएगा, बत्ती चली गई थी, बिजली चली गई थी। तो वहाँ आते हैं, किताबों से जो ज़ाती राब्ता था वो कट गया है। कभी सीने पर रख कर लेटते थे, कभी सीने पर रख कर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे ज़मीं से। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे ज़मीं से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल। अभी कई सारे पुस्तकों में मेरे सूखे फूल होंगे जो मित्रों ने मेरे दिया था, बहुत सारे पुस्तकों में सूखे फूल होंगे। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे हुए फूल और महके हुए रुक्के, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। कितनी बड़ी बात है। एक ज़माना था, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होगा, वो शायद अब नहीं होगा, वो शायद अब नहीं होगा। ये थी किताब पर एक नज़्म। बच्चों, किताबों से दोस्ती करिए, पुस्तकों से दोस्ती करिए और उनको खूब पढ़िए, उनको अपना मित्र बनाइए। कुछ साहित्य की पुस्तकें रखें अपने पास। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास कुछ पत्रिकाएं हैं। देखिए, मेरे पास एक आजकल है, आजकल एक साहित्यिक पत्रिका है। फिर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं बाज़ार से। आजकल ये भी है, ये भी आजकल है। ये दृश्यकाल रंगमंच का है, दृश्यकाल रंगमंच से संबंधित है। यह एक अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति। इस तरह से बहुत सारी साहित्यिक पुस्तकें बाज़ार में उपलब्ध हैं। अभी तो आप खैर लॉकडाउन में घर में होंगे, नहीं निकलते होंगे, बाद में ले लीजिएगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने पाठ्यक्रम की ओर। हम लोग पढ़ रहे थे वाक्य विचार। वाक्य विचार में मैंने आपको पढ़ाया था उपवाक्य, और मैंने कहा था कि रचना के आधार पर जो वाक्य के 3 भेद हैं, उसके बाद मैं 3 उपवाक्यों को बताऊंगा। आइए उस पर चलते हैं। वाक्य विचार। मैं थोड़ा नज़दीक बैठता हूँ। वाक्य विचार। उपवाक्य। उपवाक्य क्या है? मैंने उस दिन बताया था, ऐसा पद समूह उपवाक्य कहलाता है जिसका अपना एक अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो तथा जिसमें उद्देश्य एवं विधेय हो। फिर से, उपवाक्य ऐसा पद समूह उपवाक्य कहलाता है जिसका अपना एक अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो तथा जिसमें उद्देश्य एवं विधेय हो। अब देखिए, एक उदाहरण मैंने दिया है, मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा। यह एक वाक्य है, मैंने थोड़े दूर में रखा है इसको। मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा। उसमें आप देखिएगा, वाक्य को 2 भाग में कर सकते हैं। एक है मोहन ने कहा, दूसरा है कि मैं खेलूंगा। तो मोहन ने कहा वह है प्रधान उपवाक्य, कि मैं खेलूंगा यह है उपवाक्य। मैंने रचना का आधार पर आपको मिश्र वाक्य पढ़ाया है। वास्तव में मिश्र वाक्य का यह एक उदाहरण है। मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा। तो यहाँ 2 उपवाक्य हैं। मोहन ने कहा, दूसरा है कि मैं खेलूंगा। मोहन ने कहा प्रधान उपवाक्य है, कि मैं खेलूंगा है उपवाक्य। उपवाक्य अर्थात ये है आश्रित उपवाक्य। अब ये उपवाक्य आश्रित उपवाक्य है जो हमने कहा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में ही उपवाक्य की सार्थकता है। उसी में संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण उपवाक्य हमें पढ़ना है। तो देखिए, उपवाक्य के 3 भेद हैं। एक है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा उपवाक्य।
संज्ञा उपवाक्य क्या है देखिए जानते हैं। संज्ञा की तरह व्यवहार में लाया जाने वाला आश्रित उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। फिर से, संज्ञा की तरह व्यवहार में लाया जाने वाला आश्रित उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि वो आश्रित उपवाक्य जो संज्ञा की तरह व्यवहार में लाया गया है। इसका एक उदाहरण देखिए। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। कि मैं पढ़ूंगा वास्तव में है आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य है वो व्यवहार में आया राम के लिए संज्ञा की तरह। जैसे राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा मीन्स कि राम पढ़ेगा। राम ने कहा कि राम पढ़ेगा, तो राम ने कहा कि राम पढ़ेगा ऐसा नहीं कहकर इसको शुद्ध रूप में वो कहेंगे राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। कि मैं पढ़ूंगा ये देखिए रेखांकित किया हुआ है और ये नीले रंग से है, अर्थात ये आश्रित उपवाक्य है और यही संज्ञा उपवाक्य है। दूसरा देखिए उदाहरण। गीता ने कहा कि वह कल रांची जा रही है। गीता ने कहा कि वह कल रांची जा रही है, तो इसकी पहचान क्या है? हम कैसे जानेंगे कि कोई वाक्य संज्ञा उपवाक्य है या विशेषण उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है? उसका सरल तरीका मैं बता रहा हूँ। संज्ञा उपवाक्य के पूर्व में की लगा होता है। ध्यान रखिएगा, उपवाक्य हमेशा आश्रित उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य मीन्स जो वाक्य के दाहिनी तरफ है। वाक्य की दाहिनी तरफ है, अर्थात वाक्य के दो भाग हैं। एक राम ने कहा, दूसरा कि मैं पढ़ूंगा। तो राम ने कहा बाईं तरफ है, कि मैं पढ़ूंगा दाहिनी तरफ है। कि मैं पढ़ूंगा, की से लेकर मैं पढ़ूंगा पूर्ण विराम तक, कि मैं पढ़ूंगा, ये पूरा का पूरा कहलाएगा संज्ञा उपवाक्य। क्यों? क्योंकि इसमें की लगा हुआ है, की का प्रयोग हुआ है। की का प्रयोग हुआ है अर्थात निश्चित रूप से यह संज्ञा उपवाक्य है। परीक्षा में यही आता है कि पहचानिए कौन सा उपवाक्य है, या फिर संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण लिखिए। तो यही करेंगे हम लोग, संज्ञा लगाएंगे। जैसे राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, की लगाना है, कि मैं पढ़ूंगा। गीता ने कहा कि वह कल रांची जा रही है। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। ये ज़्यादा कठिन भी नहीं है, आसान है। आपको सिर्फ यह जान लेना है कि उपवाक्य में वैसे उपवाक्य जिसमें की लगाओ और खासकर वो संज्ञा की तरह व्यवहार में लाया जाने वाला हो। वो आश्रित उपवाक्य जो है वो संज्ञा की तरह व्यवहार में लाया जाएगा, वही कहलाएगा संज्ञा उपवाक्य। इसकी सबसे बड़ी पहचान है वो जो वाक्य होगा, वाक्य के बीच में की आएगा, की से लेकर वाक्य का अंत होगा। आप देखिए, कि मैं पढ़ूंगा, कि वह कल रांची आएगा, कि मैं कल वहाँ जाऊँगा। उसके पहले और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं की लगता है, छोटी की मात्रा, का में छोटी की मात्रा, छोटी की लगी है, तो निश्चित रूप से वो क्रिया के बाद लगती है। छोटी, आप ये भी जान लीजिए, हम अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर छोटी ई और बड़ी ई लगाने में बड़ी दिक्कत होती है। छोटी ई और बड़ी ई का प्रयोग कैसे करेंगे? जहाँ जहाँ क्रिया है, क्रिया के बाद जब भी की आई है तो वो छोटी ई हुई है। आप देख लीजिए, कहा की छोटी, कहा की, गया की, आया की, जिससे की, उससे की। तो ये उसके पहले क्रिया होगी और की के साथ वो सेंटेंस, वो वाक्य पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कि मैं पढ़ूंगा, कि वह कल रांची जा रही है, पूरा का पूरा। ये नहीं कि सिर्फ कि वह कल रांची जा रही है, कि मैं पढ़ूंगा, ये पूरा का पूरा होगा संज्ञा उपवाक्य। अब समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। हम लोग आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहार में लाया जाए, विशेषण उपवाक्य कहलाता है। मैं फिर से पढ़ दूं। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहार में लाया जाए, विशेषण उपवाक्य कहलाता है। अर्थात जो संज्ञा की तरह व्यवहार में लाया जाए, संज्ञा उपवाक्य होगा। जो विशेषण की तरह व्यवहार करेगा वो विशेषण उपवाक्य होगा। तो यहाँ पर आश्रित उपवाक्य है, वो विशेषण की तरह व्यवहार में लाया जाएगा या उसका प्रयोग होगा। जैसे, वह आदमी आज भी आया है जो कल आया था। जो परिश्रम करता है
वही सफल होता है। आप देखेंगे कि वह आदमी आज भी आया है के बाद कॉमा लगा है, अल्प विराम, अल्प विराम को ही कॉमा कहते हैं, अल्प विराम लगा है। उसके बाद देखिए जो कल आया था, ये वाक्य के अंत में है। फिर दूसरे वाक्य में है जो परिश्रम करता है, जो पहले लग गया है, और कॉमा के बाद अल्प विराम के बाद अंत हुआ है, वही सफल होता है। अर्थात एक वाक्य में विशेषण उपवाक्य है, बाद में हमें देखना है कि प्रधान उपवाक्य क्या है। प्रधान उपवाक्य पहले में है वह आदमी आज भी आया है, और दूसरे वाक्य में है वही सफल होता है। तो बच गए आश्रित उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य है वही होंगे विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य वो होंगे जिसमें जो, जिसे, जैसा, जितना आदि शब्दों का प्रयोग होगा। उन शब्दों से प्रयोग होकर वाक्य अंत होगा अल्प विराम के साथ या पूर्ण विराम के साथ। अल्प विराम के साथ जहाँ खत्म होगा वहाँ पर जब शुरुआत हुआ हो जो से या जिससे या जिसे से या जैसा से, जितना से, जितना मैं कहूँगा उतना ही आएगा, तो वो हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। जैसा कि उसने कहा है वह आ जाएगा, ये हो गया। तो इस तरह से विशेषण उपवाक्य हो गया। फिर से देख लीजिए आप कि इसमें इसका पहचान चिन्ह क्या है, जो, जिसे, जैसा, जितना। यदि इन शब्दों से आश्रित उपवाक्य की शुरुआत हो रही हो और अल्प विराम से या पूर्ण विराम से अंत हो रहा हो तो निश्चित रूप से वह कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ विशेषण उपवाक्य है। जो कल आया था, जो परिश्रम करता है, या फिर जिसे लगकर कोई आश्रित उपवाक्य हो गया, या फिर जैसा लगकर, या फिर जितना लगकर। आप अपनी पुस्तक में देखेंगे इनके सारे उदाहरण दिए हुए हैं। उन सारे उदाहरणों को ध्यान से देखिएगा। जहाँ जहाँ ये शब्द लगे हैं, पहचान के लिए मैंने लिखा है, पहचान के लिए आपके लिए मैंने स्लाइड बनाया है कि जहाँ जहाँ जो, जिसे, जैसे, जितना, ये इन सब शब्दों से आश्रित उपवाक्य शुरू हो, अल्प विराम से खत्म हो या पूर्ण विराम से। अल्प विराम से तब खत्म होगा जब वह शुरुआत में होगा। जैसे दूसरे वाक्य में है जो परिश्रम करता है, आप देखिए जो परिश्रम करता है उसके बाद अल्प विराम कॉमा, उसको मैंने रेखांकित किया हुआ है। इसका अर्थ यही हुआ कि जो परिश्रम करता है वो क्या है, वह विशेषण उपवाक्य है। क्लियर। फिर देख लीजिए अब पहले वाले में वह आदमी आज भी आया है जो कल आया था, है ना। तो कॉमा पहले लग गया है, अल्पविराम पहले, फिर जो कल आया था, जो लगकर वाक्य पूरा हुआ है। तो जो लगकर वाक्य पूरा हुआ मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ विशेषण उपवाक्य ही हो सकता है, दूसरा कुछ भी नहीं होगा। आपको तीन ही पढ़ने हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण वाक्य। तीनों के तीन तरह के गुण हैं, तीन तरह के शब्द हैं, तीन तरह के तत्व हैं। पहले में की लगा है, जहाँ की होगा वहाँ संज्ञा उपवाक्य है। यहाँ पर जो है, जिसे है, जैसा है, जितना है, ये सब शब्द आएंगे। इन शब्दों से अगर आश्रित उपवाक्य शुरू हो और अंत हो, शुरू हो इन शब्दों से, जो से, जिससे से, जैसा से या जितना से, इन शब्दों से यदि शुरुआत हो आश्रित उपवाक्य का और अंत हो जाए तो वो निश्चित रूप से विशेषण उपवाक्य है। आप अपनी पुस्तक से और उदाहरणों को देखिएगा, पढ़िएगा इसको, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलिए आगे आते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य से ये क्या है, एडवर्ब है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। फिर से, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे अब इसमें है क्या, ये देख लीजिए, वह एक उपवाक्य है। कौन सा उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य। निश्चित रूप से उपवाक्य अर्थात संज्ञा हो या विशेषण हो या क्रिया विशेषण हो, वो सिर्फ और सिर्फ आश्रित उपवाक्य ही होता है। उसमें उसके पहचान अलग अलग है, चिन्ह अलग अलग है।
और वो क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग किया जाएगा, उसकी तरह व्यवहार में आएगा। आप देखिए, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, जैसा वैसा है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, अर्थात जैसा मैं कहता हूँ, जैसा से लेकर अल्प विराम तक, जहाँ पर अल्प विराम खत्म हुआ है, जैसा मैं कहता हूँ, यह एक आश्रित उपवाक्य है और जैसा से शुरू हुआ है वैसा ही करो। दूसरा है, वह है प्रधान उपवाक्य। जो सफ़ेद रंग का वाक्य है दाहिनी तरफ, वह है प्रधान उपवाक्य, और आश्रित उपवाक्य पहले है। क्या? जैसा मैं कहता हूँ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। जैसा मैं कहता हूँ में देखिएगा, शुरुआत है जैसा से। फिर दूसरा है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा, जैसा जब के साथ में कोई क्रिया भी हो रही है, कोई काम भी हो रहा है, उसकी विशेषता बतलाएगा वो। क्या है? जैसा मैं कहता हूँ, अर्थात जैसा के बाद कोई क्रिया हुआ, कोई क्रिया संपन्न हुआ। जब पानी बरसता है, जब के बाद कोई क्रिया हुई, कोई क्रिया संपन्न हुई, कोई काम संपन्न हुआ। तो ध्यान रखिएगा, जैसा, जब, जिसे, जो, जितना, ये 5 शब्द हैं। पहला है जो, दूसरा जैसा, तीसरा है जितना, चौथा है जिसे, और पांचवा है जब। ये 5 शब्द हैं। ये 5 शब्द ही हैं क्रिया विशेषण के पहचान चिन्ह। और पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, देखिएगा कि इसके बाद जैसा, जो, जिसे, जितना, जब, इन शब्दों के बाद कोई ना कोई क्रिया होगी, उसके बाद एक अल्प विराम लगा होगा। तो जो जैसा से लेकर अल्प विराम तक, जब से लेकर अल्प विराम तक, जिसे से लेकर अल्प विराम तक, फिर जितना से लेकर अल्प विराम तक, ये हो जाएगा ये कहलाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। इस तरह से संज्ञा आपने पढ़ लिया, संज्ञा उपवाक्य, फिर आपने पढ़ा विशेषण उपवाक्य, फिर पढ़ा क्रिया विशेषण उपवाक्य। यदि ज़रूरत होगी, यदि आवश्यकता हुई आपको, तो कृपया अपने वर्ग शिक्षक से अप्रोच करिए, उनको कहिएगा, वो मुझसे बात करती हैं, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको अधिक समझने की आवश्यकता होगी, क्योंकि पहले भी आपने 8वीं 7वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ा है, तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा जैसे भी हो, क्योंकि बोर्ड परीक्षा है। बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से इसमें से पूछा जाएगा कि वाक्य का कौन सा भेद है, उपवाक्य का कौन सा भेद है। परीक्षा में आता है उपवाक्य का कौन सा भेद है, तो आपको बताना पड़ेगा, या तो ये संज्ञा उपवाक्य है, या सर्वनाम उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है, या विशेषण उपवाक्य है, या क्रिया विशेषण। 3 ही उपवाक्य होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। चौथा पांचवा कुछ भी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इसलिए किसी भी गलतफहमी में नहीं रहना है। सिर्फ 3 उपवाक्य, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण, बस। संज्ञा में की लगता है, क्रिया में मैंने अभी बताया था, जी संज्ञा में, हाँ, पहले मैंने संज्ञा उपवाक्य बताया था, उसमें की लगता है। जैसे की मैं पढ़ूंगा, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, गीता ने कहा कि वह कल रांची जा रही है। अब उसके बाद विशेषण उपवाक्य, मैं क्रिया कह गया था गलती से, माफ़ कीजिएगा। क्रिया उपवाक्य में है जो, जिसे, जैसा, जितना आदि। तो जैसे उदाहरण में है, जो कल आया था, वह आदमी आज भी आया है, कॉमा, जो कल आया था। अल्प विराम के बाद में है आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य है विशेषण उपवाक्य, जिसमें जो लगा हुआ है। इसमें देखिए, उस अगले वाक्य में भी जो ही लगा है, जिससे भी हो सकता है, जैसा भी हो सकता, जितना भी हो सकता है। अगले वाक्य में जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। लेकिन इसमें इसकी एक खासियत ये है, इसमें जो परिश्रम करता है पहले लगा है। तो ऐसा नहीं कि जो बाद में ही आए वही आश्रित उपवाक्य होता है, ऐसा नहीं है, पहले भी हो सकता है। उसकी शर्त जो है वो पूरी होनी चाहिए आश्रित उपवाक्य की।
तो मैं पहले बता चुका हूँ आश्रित उपवाक्य क्या होता है। तो उपवाक्य में ये हो गया विशेषण उपवाक्य, उसके बाद क्रिया विशेषण उपवाक्य। अभी मैंने तुरंत बताया था इसका जो पहचान शब्द है, जो, जिसे, जैसा, जितना, ये सब शब्द, इन शब्दों का प्रयोग होता है। इस तरह से 3 उपवाक्य हो गए। अब आप करेंगे क्या, अब आप पूरे वाक्य विचार में ये दोनों चैप्टर आएंगे जो मैंने पिछले दिनों पढ़ाया वो, और आज रचना के आधार पर वाक्य के पहले देखिए वाक्य के बाद अब आप पढ़िए उपवाक्य के 3 भेद, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। उसके बाद आइए रचना के आधार पर वाक्य के भेद। उसमें 3 हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। पहले लीजिएगा सरल वाक्य, बीच में रखिए संयुक्त वाक्य को और अंत में मिश्र वाक्य को। सरल, संयुक्त, मिश्र, ये 3 वाक्य हो गए। इसके बाद तीनों के परिवर्तन के आपके पुस्तक में बहुत अच्छा अभ्यास दिया हुआ है। अभ्यास के जितने सारे प्रश्न हैं उनको कृपया उसका उत्तर लिखिए, लिखकर अपनी कॉपी में रखिएगा। जैसे ही स्कूल खुलेगी, विद्यालय खुलेगी, मैं कॉपी मांगूंगा, आप मुझे कॉपी देंगे, उस समय कोई कोताही नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। मुझे तुरंत कॉपी चाहिए, क्योंकि कॉपी के भी अंक हैं, आपको पता है ना। कॉपी के 5 अंक हैं, 5 अंक हैं, और वो 5 अंक आपके लिए बहुत मायने रखते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए। एक अंक 0.5 मार्क्स भी 0.5 मार्क भी बहुत मायने रखता है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो बच्चों, आपने वाक्य पढ़ लिया। अब आप अपने पुस्तक से उसका अभ्यास करिए। मैंने कुछ एक गृह कार्य दिया है, उसको भी देख लीजिए। गृह कार्य देखिए, गृह कार्य उपवाक्य क्या है। पहला गृह कार्य है उपवाक्य क्या है, इसको आप करेंगे वाक्य के बाद। वाक्य क्या है, वाक्य के परिभाषा जो पहले गृह कार्य मिला था उसमें से। उसके बाद अब दूसरा प्रश्न ये रखिएगा, उपवाक्य क्या है, उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। मैंने यहाँ बताया हुआ, आप उसको देख लीजिएगा या अपनी पुस्तक से। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो कहा है वही उपवाक्य आप लिखें, आप अपनी पुस्तक से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए जो सरल हो, आपके लिए जो सुविधाजनक हो, वो मैंने कर दिया है, वो मैंने लिखकर आपको दिया है। तो उपवाक्य क्या है। दूसरा है उपवाक्य कितने हैं, 3। प्रत्येक की परिभाषा आप पहले देंगे, संज्ञा उपवाक्य, फिर विशेषण उसकी परिभाषा, उसका उदाहरण, फिर विशेषण उपवाक्य उसकी परिभाषा, उसका उदाहरण, फिर क्रिया विशेषण उपवाक्य उसकी परिभाषा, उसका उदाहरण। ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। उसके बाद है प्रत्येक, तीसरा, उसमें 3 नंबर मैंने लिखना भूल गया है। तीसरा प्रश्न, प्रत्येक उपवाक्य के 5-5 वाक्य लिखकर अभ्यास कीजिए। आप अपनी कॉपी में, अपनी पुस्तक से प्रत्येक, जैसे संज्ञा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य के जितने चिन्ह हैं, मैंने कहा जो है या की से रिलेटेड जितने, उससे संबंधित जितने वाक्य हैं आपकी पुस्तक में अभ्यास में दिए हुए, उदाहरण दिए हुए, उन उदाहरणों को आप देख कर लिखिए। आप देख कर लिखिए, आपको याद हो जाएगा। लेकिन आपको लिखना है, लिखने से आपका अभ्यास होगा। लेखन अभ्यास भी बहुत आवश्यक है, खासकर हिंदी में लेखन अभ्यास बहुत आवश्यक है। तो प्रत्येक उपवाक्य के 5-5 वाक्य लिखकर उसको अभ्यास करना है, उसको याद भी करना है और उसको जान भी लेना है। इस तरह से वाक्य का अध्याय खत्म होता है। वाक्य परिवर्तन के लिए एक कक्षा में और लूँगा, क्योंकि एक कड़ी में संभव नहीं है। अगली कड़ी में मैं वाक्य परिवर्तन बताऊंगा। वाक्य परिवर्तन में है कि सरल से मिश्र कैसे परिवर्तित होगा, मिश्र से संयुक्त कैसे होगा, संयुक्त से सरल कैसे होगा, इनका परिवर्तन मैं बताऊंगा अगली कड़ी में। तो तब तक आप इसका अभ्यास कर लें, जितना मैंने पढ़ाया है वाक्य में उसका अभ्यास कर लें, पढ़कर रखें। अगर आप पढ़कर रखेंगे तो ही समझेंगे उसका परिवर्तन कैसे होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपने सिर्फ मेरा लेक्चर सुन लिया, मेरा व्याख्यान सुन लिया और आपकी पढ़ाई हो गई, ऐसे नहीं होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना होगा, हर हाल में आपको जानना होगा, क्योंकि 8वीं कक्षा तक आप काम चलाते रहे, अब नहीं चलने वाला है। मेहनत करना होगा बच्चों, इसलिए मेहनत करिए, अच्छे से रहिए, घर में मन लगाइए, अपने छोटे भाई बहनों के साथ बढ़िया से खेलिए,
मेरे भी 2 बच्चे हैं, दोनों आपस में दिन भर लड़ते झगड़ते रहते हैं। दोनों को मैं देखता रहता हूँ। आप लोग भी अपने घर के बड़े लोगों को देखिए। कोविड-19 के जितने सारे नियम हैं उन नियमों का पालन कीजिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी हमारे लिए, आपके माता पिता के लिए बहुत बहुत कीमती है, बेशकीमती है। आप ही हमारे सब कुछ है ना। आप कल के भविष्य हैं। आप सुरक्षित रहेंगे। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। इसलिए बच्चों थोड़ा धैर्य रखिए और धैर्यपूर्वक, क्योंकि उसके लिए एक शेर मैं कहता हूँ कि एक दौर हारे हैं, एक जीत जाएंगे। एक दौर हारे हैं, एक जीत जाएंगे। जीवन के कई दिन हैं, अभी बीत जाएंगे। इसलिए चिंता बिल्कुल ना करें, बिल्कुल हिम्मत ना हारें, धैर्य रखें, अपने घर वालों से बातचीत करते रहें, पुस्तकों को पढ़ें, इनसे राब्ता रखिए, इनसे अपना संबंध रखिए। खूब पढ़िए, अच्छी पुस्तकों को पढ़िए, खूब अच्छे साहित्य को पढ़िए। घर में घर की सफाई रखिए। आप भी स्वच्छता के नियमों का पालन करिए और सामाजिक दूरी बनाए रखिए। और अगली कक्षा के लिए तैयार रहिए। मैं फिर से आ रहा हूँ अगली कक्षा में। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।